नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो साधारण नहीं है क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से 395 तक का कंप्लीट वन शॉट रिवीजन, वो भी एक ही वीडियो में। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज के बाद आपको आर्टिकल्स के लिए अलग अलग जगह भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका एग्जाम आने वाला है, चाहे यूपीएससी, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, एसएससी, रेलवे, पुलिस, स्टेट पीसीएस या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि यहां हम कवर करेंगे पूरा संविधान आर्टिकल बाय आर्टिकल, आसान भाषा और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से। लेकिन ध्यान दीजिए, हम इसे समझने के लिए आर्टिकल्स को लॉजिकल पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहले समझेंगे अनुच्छेद 1 से 100, फिर बढ़ेंगे 101 से 200 की ओर, उसके बाद 201 से 300 और अंत में 301 से 395 तक, यानी पूरा भारतीय संविधान एक ही वन शॉट में कंप्लीट। इस वीडियो को इस तरह डिजाइन किया गया है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आर्टिकल नंबर याद रहे और एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। दोस्तों, अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं इतने सारे आर्टिकल्स कैसे याद करें, लेकिन आज के बाद ये प्रॉब्लम खत्म होने वाली है, क्योंकि हम पढ़ेंगे समझकर, ट्रिक के साथ और एग्जाम फोकस के साथ। इसलिए एक बात याद रखिए, आगामी एग्जाम से पहले इस वन शॉट वीडियो को एक बार जरूर देखकर जाना, क्योंकि यही रिवीजन आपको बाकी स्टूडेंट से आगे ले जाएगा। तो बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं भारत के संविधान की सबसे पावरफुल जर्नी, अनुच्छेद 1 से 395 कंप्लीट वन शॉट रिवीजन। बिल्कुल दोस्तों, और भारत के इस सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज के शानदार सफर में आप सभी का स्वागत है। हमारे सामने स्क्रीन पर जो विजुअल है ना, उसमें पृष्ठभूमि में हमारे लोकतंत्र का भव्य मंदिर यानी कि अपना संसद भवन दिखाई दे रहा है। और उसके ऊपर एक बहुत ही गहरी लाइन लिखी है, राष्ट्र निर्माण की यात्रा। सही कहा। आप इस चित्र में बनी एक पूरी श्रृंखला को ध्यान से देखिए। ये सिर्फ एक नॉर्मल ग्राफिक नहीं है, ये असल में पूरे संविधान का लॉजिक है। देखिए, नीले रंग में हमारे देश का नक्शा है, यानी हमारा क्षेत्र। फिर हरे रंग में नागरिक दिखाए गए हैं, पीले रंग में अधिकारों का तराजू है, नारंगी और बैंगनी रंग में नीतियों का कंपास और कर्तव्यों की ढाल है, और अंत में लाल रंग में हमारी संसद है जो शासन करती है। बिल्कुल, संविधान निर्माताओं ने इसी सीक्वेंस में देश को बुना था। ये विजुअल सच में एक बहुत ही लॉजिकल कहानी कह रहा है। तो चलिए इसी कहानी के पहले अध्याय से शुरू करते हैं, भाग 1 यानी संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जो अनुच्छेद 1 से 4 तक आता है। जब हम कोई घर बनाते हैं ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं? उसकी नींव और उसकी बाउंड्री तय करते हैं। अनुच्छेद 1 बिल्कुल यही काम करता है। ये कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है, हमने फेडरेशन ऑफ स्टेट्स की जगह यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का इस्तेमाल क्यों किया? बहुत ही शानदार सवाल है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसे संविधान सभा में बहुत स्पष्ट किया था। यूनियन का मतलब है कि भारत कोई ऐसा समझौता नहीं है जिससे राज्य अपनी मर्जी से अलग हो सके। मतलब कोई भी राज्य भारत से टूटकर अलग नहीं हो सकता। हम एक अटूट संघ है। यानी घर बन गया और उसकी बाहरी दीवारें पक्की हो गई? एकदम पक्की। इसके बाद आते हैं अनुच्छेद 2 और 3, जो नए राज्यों के निर्माण की बात करते हैं। अनुच्छेद 2 कहता है कि अगर कोई बाहरी क्षेत्र भारत में शामिल होना चाहता है, जैसे 1975 में सिक्किम भारत का हिस्सा बना था। हाँ, बिल्कुल सटीक उदाहरण, तो उसे कैसे प्रवेश मिलेगा ये अनुच्छेद 2 बताता है। और अनुच्छेद 3 भारत के अंदर मौजूद राज्यों की सीमाओं या नामों में बदलाव की बात करता है, जैसे आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना का बनना या मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का बनना। ये सब अनुच्छेद 3 के तहत होता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, यही पॉइंट एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आता है। कई बार स्टूडेंट्स बाहरी राज्यों के प्रवेश यानी अनुच्छेद 2 और आंतरिक राज्यों के बंटवारे यानी अनुच्छेद 3 में कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, और अनुच्छेद 4 बस ये स्पष्ट करता है कि इन बदलावों को करने के लिए संसद जो कानून बनाएगी उसकी पूरी प्रक्रिया क्या होगी। इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही शानदार ट्रिक है। इसे बस 10 सेकंड में हमेशा के लिए याद कर लेते हैं। हमारी ट्रिक है 1 देश 2 प्रवेश 3 परिवर्तन 4 कानून। मेरे साथ दोहराइए, 1 देश यानी भारत राज्यों का संघ, 2 प्रवेश यानी बाहरी राज्यों की एंट्री, 3 परिवर्तन यानी अंदर की सीमा या नाम में बदलाव, 4 कानून यानी इनके नियम। क्या बात है, देश बन गया, उसकी सीमाएं तय हो गईं। अब सवाल उठता है कि इस विशाल घर में रहेगा कौन, इसके सदस्य कौन होंगे? और यहीं से हम भाग 2 यानी नागरिकता या सिटीजनशिप की तरफ बढ़ते हैं, जो अनुच्छेद 5 से 11 तक है। स्क्रीन पर जो हरे रंग के मार्ग और लोकेशन पिन्स वाला ग्राफिक दिख रहा है, वो वास्तव में विभाजन के समय की उस लंबी यात्रा को दर्शाता है जो लाखों लोगों ने तय की थी। इसे कहानी की तरह समझो, रटना बिल्कुल नहीं है। 1947 का वो दौर सोचिए, लोग बड़ी संख्या में इधर से उधर जा रहे थे। ऐसे में ये तय करना बहुत मुश्किल था कि भारत का असली नागरिक कौन है। तो इसके लिए अनुच्छेद 5 बनाया गया। हाँ, अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान लागू होने के दिन यानी 26 जनवरी 1950 तक जो लोग भारत में थे वे नागरिक हैं। लेकिन उन लोगों का क्या जो पाकिस्तान से भारत आए? उनके लिए अनुच्छेद 6 बनाया गया। और अनुच्छेद 7 उन लोगों के लिए था जो पहले भ्रम में पाकिस्तान चले गए, लेकिन फिर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वे हमेशा के लिए भारत लौट आए। बिल्कुल, आप एक साथ 2 देशों के नागरिक नहीं हो सकते।
अनुच्छेद 10 ये सुनिश्चित करता है कि बिना किसी ठोस कानूनी कारण के आपकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। और अंत में नागरिकता के इस पूरे हिस्से का सबसे शक्तिशाली अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 11। ये अनुच्छेद संसद को अधिकार देता है कि भविष्य में नागरिकता से जुड़े जितने भी कानून बनेंगे वो सिर्फ संसद बनाएगी। एग्जाम सेटर यहीं से क्वेश्चन उठाता है कि नागरिकता के कानून बनाने की शक्ति किसके पास है। उत्तर है केवल और केवल संसद के पास। हमारी ट्रिक है 5, 6 to 11 इज इक्वल टू नागरिकता नियम। एकदम परफेक्ट। स्क्रीन से नजर मत हटाना, अगला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नागरिक तो तय हो गए, लेकिन अगर उन्हें आजादी और सम्मान महसूस ना हो तो ऐसे लोकतंत्र का क्या फायदा। यही से शुरुआत होती है संविधान के सबसे चर्चित और सबसे मजबूत हिस्से की। भाग 3, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। अनुच्छेद 12 से 35। हमारे सामने स्क्रीन पर जो तराजू का प्रतीक है ना, वो समानता का प्रतीक है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक आता है। यहाँ ज्यादातर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, लेकिन अब आप नहीं करेंगे। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता की बात करता है, यानी चाहे कोई आम इंसान हो या देश का सबसे अमीर व्यक्ति, कानून की नजर में सब बराबर हैं। और अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को पूरी तरह रोकता है। अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में सबको समान अवसर देता है। लेकिन इन सब में इस समानता के अधिकार में अनुच्छेद 17 बहुत ही खास जगह रखता है ना। ये सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि एक क्रांति थी। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत करता है। ये हजारों सालों की एक गहरी सामाजिक कुरीति पर एक सीधा कानूनी और नैतिक प्रहार था। डॉक्टर अंबेडकर के लिए ये संविधान का सबसे व्यक्तिगत और महत्वपूर्ण हिस्सा था। और इसके बाद अनुच्छेद 18 आता है जो उपाधियों या टाइटल्स का अंत करता है, ताकि कोई भी खुद को दूसरों से श्रेष्ठ न समझे। जैसे पहले राजा, महाराजा, राय बहादुर जैसी उपाधियां होती थीं। हाँ, अब सिर्फ मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल्स ही अलाउड है। अब जो ट्रिक बताने वाला हूं वो आपको आर्टिकल कभी भूलने नहीं देगी। समानता के लिए याद रखें 14 इक्वल्स टू स्टार्ट। 14 से समानता की शुरुआत होती है। अब हम बढ़ते हैं स्वतंत्रता की ओर, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। स्क्रीन पर उड़ते हुए सफेद कबूतर का जो विजुअल है वो वास्तव में अनुच्छेद 19 का ही प्रतीक है, जो हमें अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन और देश में कहीं भी घूमने या बसने जैसी 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है। अब हम उस अनुच्छेद पर आते हैं जिस पर हमने एक बड़ा सा स्टार लगाया है, अनुच्छेद 21 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता। यही वो आर्टिकल है जो बार बार एग्जाम्स में घूम कर आता है। बिल्कुल, ये सिर्फ सांस लेने का अधिकार नहीं है दोस्तों, ये गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। इसी से निजता यानी प्राइवेसी का अधिकार भी निकलता है। और इसी के साथ जुड़ा गया है अनुच्छेद 21A जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाता है। और अनुच्छेद 22 हमें मनमानी गिरफ्तारी से बचाता है। अब देखिए, आजादी तो मिल गई, लेकिन आजादी का फायदा उठाकर कोई ताकतवर इंसान किसी गरीब का शोषण न करे, इसके लिए शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए, जो अनुच्छेद 23 और 24 में है। स्क्रीन पर ढाल वाला जो नो एंट्री साइन है वो इसी को दर्शाता है। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और बेगार यानी जबरन मजदूरी पर रोक लगाता है। और अनुच्छेद 24 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखानों या खदानों जैसे खतरनाक कामों में लगाने से बचाता है। भारत विविधताओं का देश है, इसलिए धर्म और संस्कृति की आजादी बहुत जरूरी है। अनुच्छेद 25 से 28 हमें अपना धर्म मानने, उसका प्रचार करने और धार्मिक संस्थाएं चलाने की आजादी देते हैं, जैसा कि मंदिर और किताब के विजुअल में दिख रहा है। और अनुच्छेद 29 तथा 30 अल्पसंख्यकों को उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति को बचाने और अपने शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार देते हैं। ये सब तो ठीक है, हमने इतने सारे अधिकार तो दे दिए, लेकिन एक आम छात्र के मन में यह सवाल जरूर आता है कि अगर कल को सरकार ही इन अधिकारों को न माने तो एक आम नागरिक क्या करेगा? क्या ये अधिकार सिर्फ कागजों पर ही रह जाएंगे? अभी तक सब इजी था, अब आता है असली कॉन्सेप्ट। संविधान निर्माताओं को ये बात बहुत अच्छे से पता थी, इसीलिए उन्होंने अनुच्छेद 32 बनाया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 आपको सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की शक्ति देता है। और सुप्रीम कोर्ट सरकार के खिलाफ रिट्स यानी WRITs जारी कर सकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा या हार्ट एंड सोल कहा था। ये लाइन हाईलाइट कर लो, रिवीजन में काम आएगी। अनुच्छेद 32 को हृदय और आत्मा कहा गया है। बिना अनुच्छेद 32 के बाकी सभी अधिकार एक बिना इंजन की गाड़ी के समान है। क्या गजब का विजन था उन लोगों का। चलिए, नागरिक होने के नाते हमें हमारे अधिकार तो मिल गए, लेकिन क्या ये एक तरफा रास्ता है? मतलब अगर हम सिर्फ अधिकार मांगेंगे और देश के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो देश कैसे चलेगा? और दूसरी तरफ सरकार को भी तो कोई दिशा निर्देश चाहिए कि उसे नीतियां कैसे बनानी है। बिल्कुल, यही पर संविधान एक बहुत ही खूबसूरत बैलेंस बनाता है। भाग 4 यानी राज्य की नीति निदेशक तत्व या DPSP और भाग 4A यानी मौलिक कर्तव्य के जरिए। ये अनुच्छेद 36 से 51A तक फैले हैं। स्क्रीन पर जो पंपस है ना, वो सरकार के लिए है। DPSP सरकार को दिशा दिखाता है कि उसे कैसा समाज बनाना है। जैसे अनुच्छेद 38 कहता है सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना। लेकिन अगर सरकार DPSP का पालन न करे तो क्या हम अनुच्छेद 32 की तरह सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? उन A तक फैले हैं। स्क्रीन पर जो पंपस है ना,
वो सरकार के लिए है। डीपीएसपी सरकार को दिशा दिखाता है कि उसे कैसा समाज बनाना है। जैसे अनुच्छेद 38 कहता है, सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना। लेकिन अगर सरकार डीपीएसपी का पालन न करे तो क्या हम अनुच्छेद 32 की तरह सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? नहीं, और यही इसका सबसे बड़ा पहलू है। डीपीएसपी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, यानी ये नॉन जस्टिशिएबल है। ऐसा क्यों? क्योंकि 1950 में जब देश आजाद हुआ था, तब हमारे पास इतने संसाधन नहीं थे कि हम हर नागरिक को तुरंत मुफ्त शिक्षा, रोजगार या समान नागरिक सहायता दे सकें। इसलिए इन्हें एक लक्ष्य के रूप में रखा गया, जिन्हें सरकार को अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार धीरे धीरे हासिल करना था। एक बार मेरे साथ रिपीट करो, याद पक्का हो जाएगा। अधिकार कोर्ट में लागू होते हैं, डीपीएसपी लागू नहीं होते हैं। बहुत बढ़िया। अब कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है, जो आज हमारे गाँव की सच्चाई है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी की बात करता है, जिस पर आज भी देश में चर्चा होती है। अनुच्छेद 45 बच्चों की देखभाल और शिक्षा से जुड़ा है। अनुच्छेद 48A पर्यावरण की रक्षा का निर्देश देता है, और अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने की बात कहता है। और उस कंपास के बगल में जो मजबूत ढाल या शील्ड है, वो हम नागरिकों के लिए है। भाग 4A अनुच्छेद 51A। अभी जो जोड़ने वाली हूँ वही स्मार्ट प्रिपरेशन कहलाती है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। 1976 में 42वें संशोधन द्वारा 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, जैसे राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना। अधिकार अकेले नहीं आते, वे हमेशा जिम्मेदारियों के साथ आते हैं। ये ढाल हमें इसी जिम्मेदारी का एहसास कराती है। एकदम सही। अब तक अगर समझ आ रहा है तो कमेंट में यस लिखना, क्योंकि अब हम संविधान के उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जो इस पूरे सिस्टम को चलाता है। अगर ये समझ आ गया तो आधा कॉन्स्टिट्यूशन यही क्लियर हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं भाग 5 और 6 की, यानी शासन का इंजन और कानून बनाने की कार्यप्रणाली। ये अनुच्छेद 52 से 100 तक है। स्क्रीन पर आपको 3 घूमते हुए गियर्स दिखाई दे रहे हैं। इन 3 गियर्स में से पहला शासन की कार्यपालिका को दर्शाता है। देश के सर्वोच्च पद पर भारत का राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 बताता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 और 55 राष्ट्रपति के चुनाव की एक बहुत ही जटिल लेकिन पारदर्शी प्रक्रिया बताते हैं। अनुच्छेद 56 उनका 5 वर्ष का कार्यकाल तय करता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 61। अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें पद से हटाने की एक बेहद सख्त प्रक्रिया है, जिसे महाभियोग या इम्पीचमेंट कहते हैं। अगर आपने ये पॉइंट पकड़ लिया तो क्वेश्चन गलत होना मुश्किल है। अनुच्छेद 61 मतलब महाभियोग। हाँ, अब देखिए, सुनने में तो लगता है कि राष्ट्रपति के पास सारी शक्तियां हैं, लेकिन असल में देश कौन चलाता है? कंफ्यूज मत होना, मैं इसे सबसे आसान तरीके से समझाता हूँ। जवाब है प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 74 बहुत साफ शब्दों में कहता है कि राष्ट्रपति को उनके कार्यों में सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। और राष्ट्रपति उसी सलाह के अनुसार काम करेंगे। यानी राष्ट्रपति नॉमिनल हेड या नाम मात्र के मुखिया है, और प्रधानमंत्री रियल हेड यानी वास्तविक मुखिया है। बिल्कुल सटीक विश्लेषण। इसके अलावा सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए भी एक बहुत बड़े अधिकारी की जरूरत होती है। अनुच्छेद 76 के तहत महान न्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति होती है, जो देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। स्क्रीनशॉट ले लो, लास्ट टाइम रिवीजन में काम आएगा। अब हम अपनी स्क्रीन पर बने लोकतंत्र के भव्य मंदिर यानी हमारी संसद को देख रहे हैं। वैसे यहाँ विजुअल में भाग 6 लिखा दिख सकता है, पर हम यहाँ मुख्य रूप से संसद की कार्यप्रणाली की बात कर रहे हैं, जो भाग 5 का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम प्रवेश कर रहे हैं अनुच्छेद 79 से 100 के बीच, जहां असली कानून बनते हैं। अनुच्छेद 79 कहता है कि हमारी संसद 3 अंगों से मिलकर बनेगी: राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अनुच्छेद 80 राज्यसभा या उच्च सदन की संरचना बताता है, और 81 लोकसभा या निम्न सदन की संरचना तय करता है। इसके बाद अनुच्छेद 83 ये बताता है कि सदनों का कार्यपालिका कितना होगा। जैसे लोकसभा आमतौर पर 5 साल के लिए चुनी जाती है। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र बुलाने, सत्रावसान यानी प्रोरोगेशन और विघटन या डिसोल्यूशन की बात करता है। यहाँ एग्जामिनर स्टूडेंट्स को ट्रैप करता है। ध्यान रहे, विघटन सिर्फ लोकसभा का होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, वो कभी भंग नहीं होती। रेडी रहो, अगला आर्टिकल फास्ट रिवीजन मोड में करेंगे। इतनी बड़ी संसद को चलाने के लिए एक रेफरी की जरूरत होती है, जो कार्यवाही को कंट्रोल कर सके। अनुच्छेद 93 लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर और उपाध्यक्ष की बात करता है। ये सदन के अनुशासन के सर्वे सर्वा होते हैं। ये पॉइंट स्किप किया तो क्वेश्चन फंस सकता है। अनुच्छेद 93 मतलब लोकसभा अध्यक्ष। और अब इस पूरी 100 अनुच्छेदों की यात्रा का चरम बिंदु आ गया है। अभी तक पढ़ा हुआ सब यही कनेक्ट होने वाला है। जब संसद में कोई बिल आता है, उस पर घंटों बहस होती है, विपक्ष सवाल उठाता है, तो अंत में क्या होता है? अंत में फैसला कैसे लिया जाता है? 5 सेकंड रुकिए, इसे दिमाग में सेट कर लेते हैं। स्क्रीन पर जो एक बहुत बड़ा 100 लिखा है और उसके साथ एक मतदान पेटी या वोटिंग बॉक्स बनी है, ये निर्णय की घड़ी है। अनुच्छेद 100। सेकंड रुकिए, इसे
दिमाग में सेट कर लेते हैं। स्क्रीन पर जो एक बहुत बड़ा 100 लिखा है और उसके साथ एक मतदान पेटी या वोटिंग बॉक्स बनी है, ये निर्णय की घड़ी है। अनुच्छेद 100 संसद में मतदान प्रक्रिया की बात करता है और इसी में एक बहुत ही तकनीकी शब्द छुपा है, गणपूर्ति या क्वोरम। ये क्वोरम क्या होता है? अगर क्लास में कम बच्चे आए तो क्या टीचर पढ़ाना शुरू नहीं करेंगे? आपने बिल्कुल सही उदाहरण दिया। अनुच्छेद 100 ये तय करता है कि संसद की कार्रवाई शुरू होने के लिए कुल सदस्यों का कम से कम 10% यानी 110 हिस्सा उपस्थित होना ही चाहिए। अगर इससे कम सांसद सदन में है तो कार्रवाई रोक दी जाती है। यही कोरम है। ये सुनिश्चित करता है कि देश के महत्वपूर्ण फैसले मुट्ठी भर लोग ना ले लें। ये ट्रिक टॉपर लेवल मेमोरी टेक्निक है। 100 मतलब पूरा 100% फैसला और 10% कोरम। ये सच में बहुत लॉजिकल है। अब हमारी अंतिम स्क्रीन को देखिए। 100 अनुच्छेदों की शक्ति। इसमें एक बहुत ही खूबसूरत 5 रंगों वाला चक्र या व्हील बना है। ये चक्र भारत के नक्शे, लोगों, न्याय के तराजू, ढाल और संसद को एक साथ जोड़ता है। ये चक्र दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की अटूट नींव है। क्षेत्र से नागरिक बने, नागरिकों को अधिकार मिले, अधिकारों के साथ कर्तव्य आए और इन सब को सुचारू रूप से चलाने के लिए संसद का निर्माण हुआ। ये पूरी साइकिल एक दूसरे पर निर्भर है। बिल्कुल। तो दोस्तों, अभी हमने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से 100 तक की पूरी जर्नी को आसान तरीके से समझ लिया है। और सबसे अच्छी बात क्या है, ये यहीं खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि संविधान एक कंटिन्यूअस स्टोरी है जहां हर आर्टिकल अगले आर्टिकल से जुड़ा हुआ है। इसलिए बिना फ्लो तोड़े, बिना ब्रेक लिए हम सीधे आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 101 से 200 की तरफ। ध्यान रखिए, ये अलग पार्ट नहीं है, बल्कि उसी सीखने की जर्नी का अगला स्टेप है। भाई और बहनों, अब ध्यान इधर लगाओ, क्योंकि यहां से संविधान असली रंग दिखाना शुरू करता है। अब जो आने वाला है ना, वही असली सिस्टम चलाता है देश को। यानी अब समझेंगे गवर्नमेंट कैसे चलती है, सीट्स कैसे खाली होती है, रिप्रेजेंटेशन कैसे काम करता है, स्टेट्स का पूरा खेल क्या है, सब कुछ एकदम देसी भाषा में। और जैसा शुरू में वादा किया था ना, रट्टा ना दिमाग का दही, सिर्फ कॉन्सेप्ट प्लस लॉजिक प्लस एग्जाम फोकस। लेकिन शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना। जिसको पानी पीना है अभी पी लो, जिसको चाय बनानी है गैस अभी ऑन कर लो, जिसको बाथरूम जाना है भाई अभी जाकर आ जाओ, क्योंकि अब लगातार आर्टिकल्स की बरसात होने वाली है। और बीच में मत बोलना सर थोड़ा रुक जाइए, दिमाग हैंग हो गया। अब मोबाइल को साइलेंट कर दो, व्हाट्सएप वालों को इग्नोर कर दो और घर वालों को बोल दो अभी डिस्टर्ब मत करना, देश का संविधान चल रहा है। क्योंकि जो स्टूडेंट यहां टिक गया ना, एग्जाम हॉल में वही कॉन्फिडेंस से मुस्कुराएगा। इस पोर्शन से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और ज्यादातर स्टूडेंट्स यही गड़बड़ कर देते हैं। लेकिन आज नहीं, आज हर आर्टिकल ऐसे समझेंगे जैसे दोस्त कहानी सुना रहा हो। तो दिमाग की सीट बेल्ट बांध लो, फोकस का इंजन स्टार्ट करो और बिना ब्रेक लगाए बढ़ते हैं आगे भारतीय संविधान अनुच्छेद 101 से 200। इस पूरे सफर को गहराई से समझने के लिए ना, सबसे पहले हम सबको इस पूरी व्यवस्था को एक विशाल धड़कती हुई मशीन की तरह इमेजिन करना होगा। बिल्कुल। और ये मशीन ऐसे ही हवा में नहीं झूल रही है। एकदम सही कहा। ये पूरी की पूरी मशीन 5 बहुत ही मजबूत पिलर्स यानी स्तंभों पर खड़ी है। और यही वो 5 पिलर्स हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल कंपास बनाते हैं, जो पूरे देश को दिशा दिखाता है। हाँ, और अगर हम अपने विजुअल्स पर नजर डालें, मतलब जो स्लाइड 1 और 2 हमारी स्क्रीन पर है, उसमें ये 5 पिलर्स एकदम साफ दिख रहे हैं। पहले पिलर के रूप में आप संसद की उस गोल और त्रिकोणी इमारत को देख सकते हैं जो अनुच्छेद 101 से 122 तक कवर होती है। और फिर दूसरा पिलर है राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट का शक्तिशाली गुंबद जो 123 से 147 तक चलता है। ये दोनों मिलकर एक बहुत ही गजब का बैलेंस बनाते हैं। तीसरा पिलर थोड़ा अलग है ना। स्लाइड में ये देश के खजाने का पहरेदार नजर आ रहा है, यानी अपना CAG जो अनुच्छेद 148 से 151 तक है। और इसके बाद कहानी मुड़ती है राज्यों की तरफ। चौथा पिलर राज्यों की कार्यपालिका है 152 से 167 तक और 5वां पिलर है राज्य का विधानमंडल 168 से 200 तक। अच्छा, तो ये 5 स्तंभ असल में शक्ति के बंटवारे और संतुलन का एक बेहतरीन डिजाइन है। बिल्कुल। संविधान निर्माता नहीं चाहते थे कि कोई एक संस्था तानाशाह बन जाए, इसलिए पहला स्तंभ तय करता है कि कानून कैसे बनेंगे, दूसरा स्तंभ देखता है कि वे कानून न्याय संगत हैं या नहीं, तीसरा पाई का हिसाब रखता है और बाकी के 2 स्तंभ इसी मशीनरी को जमीनी स्तर पर यानी राज्यों में लागू करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस मशीन के सबसे पहले हिस्से यानी संसद के अंदर चलते हैं। स्लाइड 3 को देखिए। शुरुआत होती है अनुच्छेद 101 से, जिसका सीधा सा मतलब है 1 पर्सन 1 सीट। हाँ, मतलब कोई भी इंसान 2 कुर्सियों पर एक साथ कब्जा करके नहीं बैठ सकता। अगर कोई 2 जगह से चुनाव जीत भी गया तो एक सीट तो उसे खाली करनी पड़ेगी। और अगर कोई यहाँ पे चालाकी दिखाने की कोशिश करे तो अनुच्छेद 104 खड़ा है डंडा लेकर। ये कहता है कि अगर आप क्वालिफाइड नहीं हैं और फिर भी संसद में जाकर बैठ गए तो भारी पेनल्टी देनी होगी। सीधा सा लॉजिक है, इलीगल MP मतलब पेनल्टी। और ये नियम इसलिए है क्योंकि लोकतंत्र में जनता का काम रुकना नहीं चाहिए। लेकिन मान लीजिए किसी सांसद ने कोई बड़ा नियम तोड़ दिया तो क्या होगा? तब एंट्री होती है अनुच्छेद 102 की, जिसका फंडा बहुत क्लियर है, रूल तोड़ो सीट छोड़ो, यानी सीधे अयोग्यता। हाँ, और इस अयोग्यता पर फाइनल मोहर कौन लगाएगा?
अनुच्छेद 103 के तहत ये फैसला राष्ट्रपति का होता है। स्टूडेंट्स, अगर ये पॉइंट भूल गए ना तो एग्जाम में वैसा ही रिग्रेट होगा जैसा दोस्त की गर्लफ्रेंड का नाम भूलने पर होता है। बिल्कुल, इसे अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। अच्छा, सांसदों पर सिर्फ कड़े नियम ही नहीं है, उन्हें कुछ आजादी भी दी गई है। अनुच्छेद 105 को देखिए, ये बहुत ही हाई यील्ड कॉन्सेप्ट है जो सांसदों को विशेषाधिकार या कहें तो एमपी फ्रीडम देता है। ताकि वो बिना किसी डर के संसद में जनता के मुद्दे उठा सकें, है ना? एकदम सही। अगर उन्हें कोर्ट कचहरी का डर सताता रहेगा तो वो बेखौफ बहस कैसे करेंगे? इसीलिए अनुच्छेद 106 उनके वेतन को भी फिक्स करता है ताकि आर्थिक चिंता ना रहे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्लाइड 4 की तरफ। यहाँ विजुअल में एक बिल की पूरी यात्रा दिखाई गई है। अनुच्छेद 107 जहां से बिल स्टार्ट होता है से लेकर 111 तक, जहां उस पर राष्ट्रपति के फाइनल हस्ताक्षर होते हैं। हाँ, लेकिन इस सफर में कई बार एक बड़ा स्पीड ब्रेकर आ जाता है जिसे हम डेडलॉक या गतिरोध कहते हैं। मान लीजिए लोकसभा ने बिल पास किया और राज्यसभा ने रोक दिया, तब दोनों सदन आपस में ही भिड़ जाते हैं। और इसी डेडलॉक को तोड़ने के लिए अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति एक जॉइंट सिटिंग यानी संयुक्त बैठक बुलाते हैं। कंफ्यूज मत होना, वरना सिचुएशन वैसी हो जाएगी जैसे दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच फंस जाते हो। दोनों को एक साथ बिठाकर सुलह करानी पड़ती है। बिल्कुल सही एग्जाम्पल है, लेकिन एक बात याद रखनी है, ये जॉइंट सिटिंग हर बिल पर लागू नहीं होती। यहीं पर संविधान का सबसे खूबसूरत लॉजिक आता है। अनुच्छेद 109 कहता है कि जब बात पैसों की हो तो राज्यसभा की शक्तियां लिमिटेड हो जाती हैं। और पैसों की बात आते ही एंट्री होती है पूरे संविधान के सबसे चमकते हुए सितारे की, अनुच्छेद 110 यानी मनी बिल। इसका रूल एकदम सिंपल है, पैसों का बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाएगा। ध्यान से सुन लो, ये आर्टिकल उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना दोस्त की गर्लफ्रेंड का बर्थडे। हाँ, और इसका लॉजिक ये है कि देश के खजाने में जनता का टैक्स का पैसा है और लोकसभा में जनता द्वारा सीधे चुने गए प्रतिनिधि बैठते हैं, इसलिए पैसे खर्च करने का हक भी उसी सदन को है। अब स्लाइड 5 पर नजर डालते हैं जो देश के बजट की बात करती है, यानी अनुच्छेद 112 जिसे संविधान में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है। बिल्कुल, और बजट सिर्फ एक प्लानिंग है। तिजोरी से पैसा निकालने के लिए अनुच्छेद 114 के तहत विनियोग विधेयक यानी एप्रोप्रिएशन बिल का पास होना जरूरी है। ये एक तरह की चाबी है खजाने की। लेकिन अगर बजट पास होने में देरी हो जाए और सरकार के पास कर्मचारियों को सैलरी देने के पैसे ही ना बचे, तब क्या होगा? उस सिचुएशन के लिए अनुच्छेद 116 है जिसे हम वोट ऑन अकाउंट कहते हैं। स्टूडेंट्स इसे ऐसे समझो जैसे घर का पूरा बजट फिक्स होने से पहले आप अपने माता पिता से कुछ दिनों को गुजारा चलाने के लिए थोड़ा सा एडवांस पॉकेट मनी मांग लेते हैं। क्या बात है, ये एडवांस पॉकेट मनी वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में एकदम छप गया। अच्छा, अनुच्छेद 120 संसद की भाषा तय करता है और अनुच्छेद 122 एक तरह का नो एंट्री बोर्ड लगा देता है न्यायालयों के लिए कि वो संसद की कार्रवाई में दखल नहीं दे सकते। हाँ, इसे सेपरेशन ऑफ पावर्स कहते हैं। सब अपना अपना काम करेंगे। अब स्लाइड 6 को विजुअलाइज करते हैं। यहाँ एक बड़ा सा स्विच बनाए जिस पर लिखा है पार्लियामेंट ऑफ प्रेसिडेंट लॉ ऑन। ये है अनुच्छेद 123। बिल्कुल, ये राष्ट्रपति की अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस की शक्ति है। जब संसद छुट्टी पर हो और देश में कोई इमरजेंसी आ जाए तो राष्ट्रपति तुरंत एक ऐसा आदेश जारी कर सकते हैं जिसकी ताकत बिल्कुल एक पक्के कानून जैसी होती है। ताकि देश का काम न रुके। अब रुख करते हैं स्लाइड 7 की ओर जो न्याय के मंदिर यानी न्यायपालिका का गेट खोलती है। अनुच्छेद 124 से सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है और 126 से एक्टिंग चीफ जस्टिस आते हैं। और इसमें अनुच्छेद 129 सबसे दिलचस्प है जो सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बनाता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला नीचे की सभी अदालतों के लिए एक पक्का कानून बन जाता है जिसे उन्हें मानना ही पड़ेगा। हाँ, और स्लाइड 8 में हम एक सीढ़ी देख सकते हैं जिसके सबसे टॉप पर एक सुनहरी चाबी रखी है। यह है अनुच्छेद 136 यानी SLP, स्पेशल लीव पिटिशन। ये कॉन्सेप्ट समझ लो, नहीं तो एग्जाम आपको वैसे इग्नोर करेगा जैसे गर्लफ्रेंड गुस्से में मैसेज इग्नोर करती है। ये सही सुनहरी चाबी है। अगर किसी नागरिक को लगता है कि आम अपील के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और उसके साथ घोर अन्याय हुआ है तो अनुच्छेद 136 सुप्रीम कोर्ट को यह पावर देता है कि वो किसी भी केस को सीधे अपने पास बुला सकता है। और क्या सुप्रीम कोर्ट से कभी गलती नहीं होती? स्लाइड 9 में सुप्रीम कोर्ट की कुछ एक्स्ट्रा पावर्स दी गई हैं, जैसे अनुच्छेद 137 के तहत रिव्यू पावर, जहां वो अपने ही फैसले बदल सकते हैं। बिल्कुल, इंसान से गलती हो सकती है, इसलिए सुधार का रास्ता खुला है। अनुच्छेद 141 कहता है कि उनका फैसला फाइनल लॉ है और अनुच्छेद 142 तो सच में एक ब्रह्मास्त्र है जिसे कंप्लीट जस्टिस कहते हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट न्याय देने के लिए कोई भी आदेश पारित कर सकता है। और अगर राष्ट्रपति को कोई कानूनी सलाह चाहिए तो वो अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से पूछ सकते हैं। अब आते हैं स्लाइड 10 पर, जहां एक मैग्नीफाइंग ग्लास और रिपोर्ट दिख रही है। ये है CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 148। हाँ, ये सरकार का ऑडिटर है। बिल्कुल। इस आर्टिकल को ऐसे याद रखो जैसे दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड का लास्ट सीन चेक करता है। सरकार का एक एक पैसा कहाँ गया CAG सब चेक करता है। सही कहा।
और अनुच्छेद 149 के तहत वो ऑडिट का काम करते हैं, 150 के तहत अकाउंट्स का फॉर्मेट तय करते हैं और फिर 151 के तहत अपनी ऑडिट रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप देते हैं। तो केंद्र का सिस्टम हमने समझ लिया। अब जो ट्रिक बताने वाली हूँ वो दोस्त की सीक्रेट लव स्टोरी से भी ज्यादा याद रहेगी। अब हम स्लाइड 11 और 12 की मदद से राज्यों के सिस्टम में एंट्री कर रहे हैं। राज्यों को समझना बहुत आसान है। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति हैं, वैसे ही अनुच्छेद 153 के तहत राज्यों में राज्यपाल या गवर्नर होते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री तो चुनाव जीत कर आते हैं, राज्यपाल को कौन चुनता है? अनुच्छेद 155 बताता है कि राज्यपाल का चुनाव नहीं होता, राष्ट्रपति उन्हें सीधे नियुक्त करते हैं। और अनुच्छेद 156 में प्लेजर डॉक्ट्रिन है, मतलब जब तक केंद्र सरकार चाहेगी राज्यपाल अपने कुर्सी पर रहेंगे। अच्छा, और अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल के पास भी सजा माफ करने की शक्ति होती है, लेकिन वो मौत की सजा को पूरी तरह माफ नहीं कर सकते। बिल्कुल, राज्य की असली ताकत तो अनुच्छेद 163 और 164 में है। 163 में राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद और 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। और जैसे केंद्र में अटॉर्नी जनरल होते हैं, राज्य में अनुच्छेद 165 के तहत एडवोकेट जनरल होते हैं। साथ ही 167 के तहत मुख्यमंत्री की ड्यूटी है कि वो राज्यपाल को सब इन्फॉर्म करते रहे। सही कहा। अब राज्य के विधानमंडल को देखते हैं, जो स्लाइड 13 और 14 में। अनुच्छेद 168 में विधानमंडल का स्ट्रक्चर है और 169 में विधान परिषद को बनाने या हटाने का नियम है। हाँ, और 170 में विधायकों का घर यानी विधानसभा और 171 में उच्च सदन है। इन्हें कंट्रोल करने के लिए 178 में स्पीकर होते हैं। अगर कोई विधायक गलत काम करे 191 में उसकी अयोग्यता तय होती है। एकदम परफेक्ट। और स्लाइड 14 का वो आखिरी बॉक्स बहुत क्रिटिकल है, अनुच्छेद 200। हाँ, विधानमंडल का सबसे ट्रिकी हिस्सा। स्टूडेंट्स ध्यान लगाओ भाई, ये आर्टिकल मिस किया तो मार्क्स ऐसे निकल जाएंगे जैसे गर्लफ्रेंड के साथ दोस्त वीकेंड पे निकल जाता है। जब कोई बिल पास होकर राज्यपाल के पास जाता है तो अनुच्छेद 200 के तहत उनके पास 4 ऑप्शंस होते हैं। वो उसे पास कर सकते हैं, रोक सकते हैं, वापस भेज सकते हैं या फिर सबसे खतरनाक ऑप्शन, उस बिल को राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर सकते हैं। मतलब राज्य की सरकार ने महीनों मेहनत करके बिल बनाया और राज्यपाल ने उसे सीधा दिल्ली भेज दिया। बिल्कुल, और इसके बाद राज्य सरकार के हाथ से पावर निकल जाती है। ये संघीय ढांचे को बैलेंस करने का तरीका है। तो चलिए अब इस पूरी नॉलेज को हमेशा के लिए लॉक करते हैं। स्लाइड 15 पर आ जाइए। सुपर मास्टर रिवीजन, इसे स्ट्रॉन्ग याद कर लो क्योंकि एग्जाम लॉयल्टी चेक करता है, बिल्कुल रिलेशनशिप की तरह। तो फटाफट स्टार आर्टिकल्स का रिकैप करते हैं। 110 मनी बिल, 123 अध्यादेश ऑर्डिनेंस, 124 सुप्रीम कोर्ट, 136 एसएलपी, 141 फाइनल लॉ, 148 सीएजी, 153 गवर्नर, 164 मुख्यमंत्री, 168 राज्य विधानमंडल, 191 डिस्क्वालिफिकेशन और 200 गवर्नर का अप्रूवल और रिजर्वेशन। बेहतरीन। लेकिन इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले एक सोचने वाला सवाल है। जरा सोचिए, जब संसद एक कानून बनाती है और दूसरी तरफ अनुच्छेद 200 का इस्तेमाल करके राज्यपाल किसी राज्य के बिल को राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर लेता है, तो असल में ताकत किसके पास है? या राज्य सच में आजाद है या रिमोट कंट्रोल कहीं और है? इस बारे में खुद पढ़िएगा और लॉजिक लगाइएगा। तो दोस्तों, अभी तक हमने अनुच्छेद 101 से 200 तक को अच्छे से समझ लिया है और जैसा कि हमारी लर्निंग जर्नी लगातार चल रही है, अब बिना रुके आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण भाग की ओर। अब शुरू करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 201 से 300। फोकस बनाए रखिए क्योंकि अब कॉन्सेप्ट्स और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब तक हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से 200 तक की मजबूत समझ बना चुके हैं। अनुच्छेद 201 से 300, यहाँ से संविधान के कई अहम प्रावधान और प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट सामने आते हैं जो एग्जाम के लिए बेहद जरूरी हैं। तो फोकस बनाए रखिए और बिना ब्रेक लिए शुरू करते हैं। जी बिल्कुल, शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले अपने दिमाग में एक बड़ा सा विजुअल ब्लूप्रिंट बनाओ। हाँ, जरा कल्पना कीजिए एक बहुत बड़ी 3D क्लासिकल सरकारी इमारत की। यह इमारत कोई आम बिल्डिंग नहीं है, ये भाग 6 से 12 तक का हमारा मेमोरी ब्लूप्रिंट है। इसमें 5 बड़े और आपस में जुड़े हुए बॉक्स रखे हैं और ये बॉक्स ही हमारे आज के टॉपिक्स हैं। बिल्कुल। पहले बॉक्स पर एक नक्शे यानी मैप का आइकन बना है। ये भाग 6, 7 और 8 को दर्शाता है जो संक्रमण और केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ा है। दूसरे बॉक्स पर एक पेड़ और क्लॉक टावर का आइकन है जो भाग 9, 9A और 9B यानी स्थानीय स्वशासन का प्रतीक है, मतलब हमारी पंचायतें और नगर पालिकाएं। एग्जैक्टली। तीसरे बॉक्स पर एक आदिवासी ढाल और पत्ती का आइकन है, ये भाग 10 है, जनजातीय क्षेत्र। चौथे बॉक्स पर न्याय के तराजू का आइकन है जो भाग 11 यानी केंद्र राज्य संबंधों को दिखाता है। और आखिरी बॉक्स पर एक बड़ी सी तिजोरी या वॉल्ट बनी है जो भाग 12 यानी वित्त और संपत्ति का खजाना है। अरे सच सच बताओ, ये आर्टिकल पहले से पता था या अभी पहली बार मिल रहा है इसे? क्योंकि ये जो 5 बॉक्स है ना, यही पूरा गवर्नेंस चलाते हैं। सही कहा। तो चलिए पहले बॉक्स से शुरू करते हैं। भाग 6 और 7 की बात करें तो सबसे पहले आता है अनुच्छेद 201। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल ट्रिक है, गवर्नर टू प्रेसिडेंट फाइनल। मतलब अगर राज्य का गवर्नर किसी बिल को रोक लेता है तो फाइनल डिसीजन राष्ट्रपति का होगा। हाँ, एकदम सही। और इसी के साथ भाग 7 की अगर बात करें जिसमें अनुच्छेद 238 आता है, तो इसकी ट्रिक है 238 इज इक्वल टू हिस्ट्री ओनली। क्योंकि ये भाग अब निरस्त या रिपील हो चुका है, इसका कोई काम नहीं है। तो इसे बस इतिहास मानकर आगे बढ़ जाओ। लेकिन असली खेल शुरू होता है भाग 8 से,
जो केंद्र शासित प्रदेशों यानी यूटी प्रशासन की बात करता है, अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक। बिल्कुल, अनुच्छेद 239 कहता है कि यूटी में सीधा प्रेसिडेंट रूल होगा और फिर 239A आता है। लेकिन यहाँ जिस पर सबसे बड़ा स्टार लगा है वो है अनुच्छेद 239AA। ध्यान क्या है आपका? आर्टिकल पढ़ रहे हैं या दिमाग वीकेंड पर घूमने गया है? ये 239AA बहुत बहुत ही क्रिटिकल है। बहुत क्रिटिकल है। इसकी ट्रिक है AA इज इक्वल टू आम आदमी दिल्ली। ये दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विशेष प्रावधान देता है। दिल्ली का प्रशासन कैसे चलेगा, विधानसभा की शक्तियां क्या होंगी, ये सब 239AA में है। और इसके तुरंत बाद आता है 239AB, जो दिल्ली में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर प्रेसिडेंट के टेकओवर की बात करता है। फिर 239B है जो यूटी में अध्यादेश या ऑर्डिनेंस लाने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 240 राष्ट्रपति को नियम बनाने का अधिकार देता है और 241 यूटी के लिए हाईकोर्ट की व्यवस्था करता है। तो ये मैप वाला बॉक्स हमारा क्लियर हो गया। अब चलते हैं उस क्लॉक टावर और पेड़ वाले बॉक्स की तरफ, यानी जमीनी लोकतंत्र, पंचायत और नगर पालिकाएं। भाग 9, जिसकी शुरुआत होती है मास्टर ट्रिक 243 इज इक्वल टू विलेज पास स्टार्ट से। अनुच्छेद 243 से 243O तक पंचायतों का पूरा सफर है। 243A ग्राम सभा की बात करता है, 243B पंचायतों के गठन की और 243C उनकी संरचना की। चलो आज 5 मिनट के लिए मैं ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाता हूँ, बार बार याद दिलाऊंगा। ध्यान दो, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो आर्टिकल आ रहा है वो असली गेम चेंजर है। हाँ, अब अनुच्छेद 243D की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, ये रिजर्वेशन रूल है। पंचायतों में महिलाओं, SC और ST के लिए आरक्षण 243D ही सुनिश्चित करता है। इसके बाद 243E से 243O तक पंचायतों का कार्यकाल, सदस्यों की अयोग्यता, उनकी शक्तियां, टैक्स लगाने का अधिकार और राज्य चुनाव आयोग जैसी चीजें संक्षेप में बताई गई हैं। और जैसे ही गांव से शहर की तरफ मुड़ते हैं, भाग 9A शुरू हो जाता है। जी, शहरी शासन। इसकी मास्टर ट्रिक है 243P इक्वल्स टू सिटी पावर। ये 243P से लेकर 243ZG तक चलता है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे हाईलाइट करना है, वो है 243T, जो शहरों की नगर पालिकाओं में रिजर्वेशन देता है, बिल्कुल 243D की तरह। शानदार। और इसी के साथ जुड़ा है भाग 9B, जो सहकारी समितियों की बात करता है, अनुच्छेद 243ZH से 243ZD तक। इसकी ट्रिक है ZH इक्वल्स टू कोऑपरेटिव स्टार्ट। ये समितियों के गठन, उनके मैनेजमेंट, अधिकारों और अगर कुछ गलत हो तो दंड की प्रक्रिया को समझाता है। ये पॉइंट याद नहीं किया ना तो एग्जाम बोलेगा हम आपको जानते ही नहीं, तो इसे अच्छे से मार्क कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं उस आदिवासी ढाल वाले विजुअल की तरफ। भाग 10, हमारी विजुअल में एक ट्राइबल मास्क और एक लोकेशन पिन है। यह जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में है। अनुच्छेद 244 ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन को संभालता है। यह तय करता है कि इन क्षेत्रों की सांस्कृतिक पहचान बची रहे। और इसी में अनुच्छेद 244A भी है। हाँ, जो असम के कुछ खास जनजातीय क्षेत्रों को मिलाकर एक ऑटोनमस स्टेट या स्वायत्त राज्य बनाने की बात करता है। इन दोनों के बीच का अंतर बहुत स्पष्ट होना चाहिए। 244 सामान्य ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन है, जबकि 244 सिर्फ असम के लिए एक विशेष स्वायत्तता का प्रावधान है। परफेक्ट। अब आते हैं उस विजुअल पर जो पूरे देश को बैलेंस करता है, न्याय का तराजू। भाग 11, केंद्र और राज्य के संबंध। भाग 11 का पहला खंड विधायी शक्तियों का है। मास्टर ट्रिक है 245 इक्वल्स टू लॉ मेकिंग स्टार्ट। अनुच्छेद 245 बताता है कि संसद पूरे देश के लिए और राज्य विधानसभाएं अपने राज्य के लिए कानून बनाएंगी। लेकिन कौन किस विषय पर कानून बनाएगा, ये 246 बताता है। एग्जैक्टली। अनुच्छेद 246 में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट है। और अनुच्छेद 248 जो कि स्टार मार्क वाला है, वो रेजिड्यूरी पावर या अवशेष शक्तियां सीधे केंद्र को देता है। यानी जो विषय किसी लिस्ट में नहीं है उन पर सिर्फ संसद कानून बनाएगी। इसके साथ ही 249 और 250 का भी जिक्र आता है, जब आपातकाल के समय राज्य सूची के विषयों पर भी केंद्र कानून बना सकता है। बिल्कुल। अब हमारे दूसरे विजुअल की कल्पना करें। टकराती हुई तलवारें और गियर्स और एक बड़ा सा जहाज का पहिया जिसे एक हाथ चला रहा है। ईमानदारी से बताना, अभी समझ आया या बस सिर हिला रहे हो? क्योंकि ये जो टकराती तलवारों वाला कॉन्सेप्ट है ना, यही भाग 11 के दूसरे खंड का सबसे क्रिटिकल हिस्सा है। ये तलवारें कानून के टकराव को दिखाती है। अनुच्छेद 251, 252 और 253 इंटरनेशनल लॉ को लागू करने की बात करते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 254, जिसे हम कॉन्फ्लिक्ट रूल कहते हैं। हाँ, 254 कहता है कि अगर समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र और राज्य के कानून टकराते हैं तो हमेशा केंद्र का कानून सर्वोच्च रहेगा। राज्य का कानून उस हद तक शून्य हो जाएगा जहां तक वो केंद्र से टकरा रहा है। अभी याद कर लो, नहीं तो रात को रिवीजन करते समय खुद को ही डांटना पड़ेगा। ये 254 का कॉन्सेप्ट हर दूसरे एग्जाम में घुमा फिरा के पूछा जाता है। और जहां तक उस जहाज के पहिए वाले विजुअल की बात है, वो प्रशासनिक नियंत्रण को दर्शाता है कि कैसे केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश दे सकती है। लेकिन अगर राज्यों के बीच आपस में ही विवाद हो जाए तो उसे कैसे सुलझाएंगे? इसके लिए हमारा अगला विजुअल है पानी की लहरें यानी वाटर वेव्स।
ये भाग 11 का तीसरा खंड है। पानी की लहरें अनुच्छेद 262 को दर्शाती हैं, जो नदियों के विवाद या रिवर डिस्प्यूट के समाधान के लिए है। और सिर्फ विवाद क्यों, राज्यों के बीच सहयोग भी तो जरूरी है। उसी सहयोग के लिए हमारे पास एक गोलमेज और कुर्सियों यानी राउंड टेबल का विजुअल है। ये अनुच्छेद 263 है, अंतर्राज्यीय परिषद या इंटरस्टेट काउंसिल। ये राज्यों के बीच समन्वय या कोऑर्डिनेशन का काम करती हैं। बहुत खूब। अब आते हैं गवर्नेंस के सबसे सेंसिटिव और सबसे भारी भरकम हिस्से पर, पैसा। भाग 12 वित्तीय ढांचा और खजाना। इसकी शुरुआत एक दिमाग वाले विजुअल से होती है, जिसकी मास्टर ट्रिक है 265 इक्वल टू नो टैक्स विदाउट लॉ। मतलब सरकार अपनी मर्जी से आप पर एक भी रुपए का टैक्स नहीं लगा सकती जब तक कि उसके लिए बकायदा कोई कानून पास ना हुआ हो। बिल्कुल। अब पैसे की बात है तो खजाने की बात होगी। विजुअल में 2 बड़ी तिजोरियां या सेफ्स देखिए। पहली मुख्य तिजोरी है अनुच्छेद 266, जिसे कंसोलिडेटेड फंड या संचित निधि कहते हैं। सरकार की सारी कमाई इसी में जाती है। और दूसरी तिजोरी? दूसरी है आपातकालीन तिजोरी, अनुच्छेद 267 यानी कंटिजेंसी फंड या आकस्मिक निधि। ये इमरजेंसी के समय काम आती है। देखो, मैं फ्रेंडली होकर पढ़ा रहा हूँ, एग्जाम इतना फ्रेंडली नहीं होगा भाई। ये 266 और 267 का फर्क एकदम क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में। और अब एक बहुत ही शाइनी विजुअल, आपस में जुड़े हुए सुनहरे पाइप्स। गोल्डन पाइप्स भारत के नए कराधान सिस्टम यानी जीएसटी को दिखाते हैं। ये बहुत जरूरी है। हाँ, अनुच्छेद 269A जीएसटी के शेयर या बंटवारे की बात करता है। फिर आता है 279A जो जीएसटी काउंसिल का गठन करता है, और फिर है अनुच्छेद 280 यानी फाइनेंस कमीशन या वित्त आयोग। ये तीनों ही स्टार मार्क वाले आर्टिकल्स हैं। ध्यान से पढ़ लो अभी, नहीं तो रात में पढ़ते वक्त तुम्हारे मंगेतर का कॉल आ जाएगा और फिर ना पढ़ाई होगी ना आर्टिकल याद रहेगा। ये जीएसटी और फाइनेंस कमीशन वाले आर्टिकल्स एग्जामिनर के फेवरेट हैं। बिल्कुल। अब हम भाग 12 के अंतिम खंडों की तरफ बढ़ते हैं। कर छूट और उधार, अनुच्छेद 282 से 293 तक उधार और टैक्स से जुड़े नियम है, जिसमें 285 और 289 राज्य और केंद्र की संपत्तियों पर टैक्स फ्री नियमों की बात करते हैं। और संपत्ति के मामले में एक बहुत ही अजीब लेकिन इंटरेस्टिंग आर्टिकल है 296। हाँ, एस्टेट प्रॉपर्टी यानी लावारिस संपत्ति। अगर किसी संपत्ति का कोई कानूनी वारिस नहीं है तो वो 296 के तहत सरकार की हो जाती है। अभी फोकस कर लो भाई, रात में पढ़ाई कम और फोन ज्यादा चलता है, सबको पता है। बस आखिरी के 2 आर्टिकल्स बचे हैं इस सेक्शन के। इसके लिए हमारे विजुअल है एक दस्तावेज और मोहर यानी डॉक्यूमेंट एंड सील। ये अनुच्छेद 299 है, जो सरकारी अनुबंध या गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट रूल को समझाता है कि सरकार किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है। और आखिरी विजुअल एक जज का हथौड़ा या गैवल, ये अनुच्छेद 300 को दर्शाता है। ये स्पष्ट करता है कि सरकार पर मुकदमा कैसे हो सकता है, यानी सू द गवर्नमेंट। भारत सरकार या राज्य सरकार के खिलाफ अदालत में कैसे केस किया जा सकता है, ये 300 में बताया गया है। क्या बात है, पूरा स्नायु तंत्र खोल कर रख दिया हमने आज। चलो डील करते हैं। मैं आसान करके समझाता हूँ, आप फोकस करके याद करो। तो अब टाइम है सुपरविजन गोल्ड का, एक क्विक अल्टीमेट चीट शीट। एकदम स्पीड में रिकैप करते हैं। 239A है दिल्ली का स्पेशल स्टेटस। 243 में है पंचायत का पूरा ढांचा। 246 बताता है सूचियां यानी लिस्ट्स। 248 देता है केंद्र को अवशिष्ट शक्तियां। 254 है कॉन्फ्लिक्ट रूल। 262 है नदियों का विवाद। 265 कहता है नो टैक्स विदाउट लॉ। 269A है जीएसटी शेयर। 279A है जीएसटी काउंसिल। 280 है फाइनेंस कमीशन और 300 है सरकार पर मुकदमा। भाइयों और बहनियों, अभी हमने अनुच्छेद 201 से 300 तक बढ़िया तरीके से निपटा लिया। नहीं, अब पहुंच गई नहीं संविधान के आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव पर। बिना फ्लो तोड़े सीधा बढ़त बानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 से 395 का तरफ। अब ध्यान से सुनना, जेकर अभी जोर से टट्टी लगल बा वो थोड़ा देर खातिर कंट्रोल कर ला भाई। इतना देर से बैठल पड़ा तो अब आखिरी 15-20 मिनट और हिम्मत दिखा दा। बीच में उड़ गई तो दिमाग बाद में खुदे बोलेगा, अरे यार बस अंत में ही धोखा दे देनी। अपने मन में बोला, पहले संविधान पूरा करी, फिर आराम से बाथरूम यात्रा हुई। चलिए अब पूरा जोर लगा के शुरू करत बानी फाइनल फेज, अनुच्छेद 301 से 395। यह अनुच्छेद 301 से 395 भारतीय संविधान का आखिरी और बेहद खास हिस्सा है। इसमें देश की व्यापार व्यवस्था, सरकारी सेवाएं, चुनाव प्रणाली, आरक्षण, राजभाषा, आपातकाल, संविधान संशोधन और विशेष राज्य प्रावधान जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं शामिल हैं। यहीं पर हमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद मिलते हैं, जैसे व्यापार की स्वतंत्रता 301, चुनाव आयोग 324, मतदान का अधिकार 326, हिंदी को राजभाषा 343, राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन 356 और संविधान संशोधन की शक्ति 368। साधारण शब्दों में कहें तो अनुच्छेद 301 से 395 वो हिस्सा है जो देश की प्रशासनिक व्यवस्था को अंतिम रूप देता है और संविधान को पूरा करता है। इसलिए ये भाग एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तथ्यों की एक सूची पढ़ना नहीं है जी, बल्कि ये समझना है कि ये सारे अनुच्छेद एक साथ मिलकर एक आजाद देश को चलाते कैसे हैं। हाँ, सही कहा। आज के इस क्लास में हम संविधान के इन अंतिम लेकिन सबसे निर्णायक हिस्सों के पीछे की सोच का विश्लेषण करेंगे। हम ये देखने की कोशिश करेंगे
कि संविधान निर्माताओं ने भविष्य की चुनौतियों को कैसे भांप लिया था। तो चलिए बिना किसी देरी के इस क्लास को शुरू करते हैं। सीखने वालों के लिए ये एक बहुत ही रोचक सफर होने वाला है। छात्रों, इस पूरी चर्चा को एक विजुअल जर्नी की तरह समझना है। अपने मन में एक तस्वीर बनानी है। सबसे पहले हम भारत के नक्शे की कल्पना करते हैं, जहां एक राज्य से दूसरे राज्य में माल से भरे ट्रक जा रहे हैं। ये जो तस्वीर है ये भाग 13 की है, जो भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम से जुड़ा है। एकदम सही। और इसका सबसे अहम है अनुच्छेद 301। छात्रों, इस अनुच्छेद को एक छोटी सी ट्रिक से हमेशा के लिए याद कर लेते हैं। ट्रिक है 301 मतलब फ्री ट्रेड रन, यानी भारत की सीमा के भीतर कहीं भी व्यापार करने की स्वतंत्रता। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या कोई भी आजादी पूरी तरह से असीमित हो सकती है? अगर ये स्वतंत्रता बेलगाम हो गई तो बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, कोई भी स्वतंत्रता बिना किसी जिम्मेदारी या नियम के नहीं आ सकती, और यहीं पर संविधान की असली खूबसूरती नजर आती है। अनुच्छेद 301 भले ही व्यापार की स्वतंत्रता देता है, लेकिन इसके तुरंत बाद अनुच्छेद 302 संसद को यह शक्ति भी देता है कि वो सार्वजनिक हित में इस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। मतलब जैसे हम फ्रीडम बट कंट्रोल पॉसिबल का सिद्धांत कह सकते हैं। बिल्कुल। मान लीजिए देश में अनाज की भारी कमी हो गई है, तो संसद को यह हक है कि वो अनाज के व्यापार पर कुछ रोक लगा सके। इसके बाद अनुच्छेद 303 यह सुनिश्चित करता है कि संसद या राज्य व्यापार के मामले में एक राज्य को दूसरे राज्य पर प्राथमिकता ना दे। इसका मूल मंत्र है सेम ट्रेड रूल, यानी राज्यों के बीच कोई भेदभाव नहीं होगा। वहीं अनुच्छेद 304 राज्यों को यह अधिकार देता है कि वे बाहर से आने वाले सामान पर कर यानी एंट्री टैक्स लगा सकें। इसका कारण यह है कि उनके अपने स्थानीय व्यापारियों को कोई भारी नुकसान न हो। इसे स्टेट एंट्री टैक्स रूल समझा जा सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 305 और 307 के तहत पुराने व्यापारी कानूनों को सुरक्षित रखा गया है और एक प्राधिकरण नियुक्त करने की बात कही गई है। और छात्रों, एक छोटी सी ऐतिहासिक बात यह भी ध्यान रखनी है कि अनुच्छेद 306 अब निरस्त हो चुका है। तो हम देख सकते हैं कि व्यापार और वाणिज्य को कितने तार्किक तरीके से बैलेंस किया गया है। अब अगर देश में व्यापार सुचारू रूप से चल रहा है तो उस पूरे सिस्टम को संभालने के लिए अधिकारियों की भी तो जरूरत होगी। बिल्कुल होगी। प्रशासनिक अधिकारियों के बिना कोई भी देश नहीं चल सकता। तो छात्रों, अब दिमाग में एक विशाल प्रशासनिक इमारत की कल्पना करनी है। हम भाग 14 की तरफ आ गए हैं, जो संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं के बारे में है। अनुच्छेद 308 और 309 सेवाओं की परिभाषा और भर्ती के नियमों यानी जॉब रूल से जुड़े हैं। फिर आता है अनुच्छेद 310, जिसे प्लेजर डॉक्ट्रिन या प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत कहा जाता है। आसान भाषा में कहें तो जॉब एट प्लेजर। लेकिन यहाँ विजुअल में दिमाग में एक बहुत बड़ा स्टार चमकना चाहिए, जो अनुच्छेद 311 पर लगा है। ये अनुच्छेद बर्खास्तगी से सुरक्षा या एम्प्लॉय प्रोटेक्शन की बात करता है। अब सवाल यह है कि इन दोनों अनुच्छेदों के बीच क्या टकराव है। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा। ब्रिटिश काल का जो प्लेजर डॉक्ट्रिन था वो कहता था कि अधिकारी क्राउन या राजा की इच्छा तक ही पद पर रहेंगे। राजा जब चाहे बिना कारण बताए किसी को भी निकाल सकता था, जो कि काफी मनमाना तरीका था। हाँ बिल्कुल। इसीलिए आजाद भारत ने अनुच्छेद 310 में इस सिद्धांत को तो अपनाया कि सिविल सेवक राष्ट्रपति या राज्यपाल की इच्छा तक पद पर है, लेकिन इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए अनुच्छेद 311 रूपी एक बहुत मजबूत ढाल दे दी। मतलब अनुच्छेद 311 सरकारी कर्मचारियों को मनमानी बर्खास्तगी से बचाता है। ईमानदार अधिकारी बिना किसी राजनीतिक दबाव या डर के अपना काम कर सके। यानी वो ढाल एक नौकरशाह की रीढ़ की हड्डी को सीधा रखती है। अब इसी के नीचे अनुच्छेद 312 और 312A आते हैं। सीखने वालों, इन्हें याद रखने के लिए हमारी ट्रिक है IAS, IPS एंट्री एंड मॉडिफाइड कंडीशंस, जो अखिल भारतीय सेवाओं से जुड़े हैं। और अनुच्छेद 313 पुराने नियमों को जारी रखता है, जबकि 314 निरस्त हो चुका है। अब जब अधिकारियों की बात हो रही है तो उनके चुनाव की प्रक्रिया भी होनी चाहिए। छात्रों, कल्पना करनी है एक बहुत ही शानदार और पारदर्शी फ्लो चार्ट की या एक सीढ़ी की। इस सीढ़ी की शुरुआत होती है अनुच्छेद 315 से। PSC स्टार्ट यानी संघ लोक सेवा आयोग, जिसे हम UPSC कहते हैं, और राज्य लोक सेवा आयोगों की स्थापना। इस पर भी हमने एक बड़ा सा स्टार लगाया हुआ है। और इस सीढ़ी का हर एक कदम ये तय करता है कि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष रहे। फ्लो चार्ट क्रमानुसार आगे बढ़ता है। अनुच्छेद 316 और 317 इन आयोगों के सदस्यों की नियुक्ति और उन्हें हटाने की बेहद सख्त प्रक्रिया तय करते हैं। किसी भी सदस्य को आसानी से नहीं हटाया जा सकता। फिर अनुच्छेद 318 और 319 सदस्यों की सेवा शर्तें तय करते हैं। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि कार्यकाल पूरा होने के बाद ये सदस्य सरकार के अधीन कोई अन्य नौकरी नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि कोई भी सदस्य रिटायरमेंट के बाद किसी फायदे के लालच में सरकार का पक्ष न ले। ये बहुत ही शानदार कदम है। इसके बाद अनुच्छेद 320 आयोग के कार्यों यानी रिक्रूटमेंट एडवाइजर की भूमिका को स्पष्ट करता है, और अंत में अनुच्छेद 321, 322 और 323 आयोग के अतिरिक्त कार्यों, खर्चों और उनकी वार्षिक रिपोर्ट से जुड़े हैं। प्रशासनिक अधिकारियों की ये यात्रा बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बनाई गई है। बिल्कुल। अब प्रशासनिक कार्यों में कभी विवाद भी हो सकते हैं, इसलिए संविधान में भाग 14A जोड़ा गया, जो अधिकरण या ट्रिब्यूनल्स के बारे में है। अनुच्छेद 323A प्रशासनिक अधिकरण यानी सर्विस केस ट्रिब्यूनल के लिए है,
जो विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों के सर्विस विवादों को तेजी से सुलझाता है। और जो अनुच्छेद 323 बी है वो अन्य मामलों के अधिकरणों यानी स्पेशल डिस्प्यूट कोर्ट्स के लिए है। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से की ओर, जो कि भाग 15 है। छात्रों, दिमाग में एक बहुत ही सुंदर और पारदर्शी बैलेट बॉक्स यानी मतपेटी की तस्वीर लानी है। यह हिस्सा चुनावों का है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, अगर ये समझ आ गया तो आगे के 5 आर्टिकल अपने आप क्लियर हो जाएंगे। इस बैलेट बॉक्स की सुरक्षा और इसकी पवित्रता ही लोकतंत्र की असली बुनियाद है। इसके पास 2 सबसे मजबूत सुरक्षा गार्ड खड़े हैं, जो हमारे स्टार लगे हुए अनुच्छेद है। पहला है अनुच्छेद 324, जिसे हम इलेक्शन बॉस कह सकते हैं। ये चुनाव आयोग की स्थापना करता है। इसे क्रिकेट के उस अंपायर की तरह देखा जा सकता है जिसका फैसला अंतिम होता है और जिस पर कोई भी टीम दबाव नहीं बना सकती। और दूसरा स्टार वाला अनुच्छेद 326 है, जो वयस्क मताधिकार यानी 18+ वोट पावर की बात करता है। ये वो शक्ति है जो देश के हर एक वयस्क नागरिक को एक समान बनाती है, चाहे वो कोई करोड़पति हो या कोई आम मजदूर। सबकी वोट की कीमत एक है। और इन दोनों के बीच में अनुच्छेद 325 आता है, जो ये स्पष्ट करता है कि धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर कोई भी व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल होने के लिए अयोग्य नहीं होगा। कोई भेदभाव नहीं। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी तो उठता है कि क्या चुनाव आयोग के काम में या चुनाव प्रक्रिया के बीच में कोई अदालत दखल दे सकती है? मान लीजिए चुनाव चल रहे हैं और कोई अदालत चला जाए तो पूरी प्रक्रिया रुक सकती है और देश में अस्थिरता आ सकती है। संविधान निर्माताओं ने इस संभावित समस्या को पहले ही भांप लिया था। इसीलिए अनुच्छेद 327 और 328 संसद और राज्य विधानसभाओं को चुनाव से जुड़े कानून बनाने की शक्ति देते हैं। लेकिन सबसे अहम है अनुच्छेद 329। ये चुनाव के मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर पूरी तरह रोक लगाता है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि चुनाव प्रक्रिया के बीच में कोई अदालती रुकावट नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल। अगर कोई विवाद है तो चुनाव खत्म होने के बाद चुनाव याचिका के जरिए ही उसे सुलझाया जाएगा। इससे चुनाव समय पर पूरे होते हैं। ये बहुत ही शानदार व्यवस्था है। जब देश ने हर वयस्क को वोट देने का अधिकार दे दिया तो ये भी सुनिश्चित करना था कि संसद और विधानसभाओं में हर वर्ग की आवाज पहुंचे। यहीं से हम भाग 16 के विशेष प्रावधानों की तरफ बढ़ते हैं। छात्रों, दिमाग में एक तुलनात्मक टेबल की छवि बनानी है, जहां एक तरफ लोकसभा है और दूसरी तरफ विधानसभा। इस टेबल में सबसे ऊपर अनुच्छेद 335, 336 और 337 है, जो सेवाओं में SC और ST के दावे, एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए विशेष प्रावधान और शैक्षिक अनुदान की बात करते हैं। अब इस टेबल के लोकसभा वाले कॉलम को देखते हैं। अनुच्छेद 330 है, जो लोकसभा में SC और ST आरक्षण की बात करता है। इसे रिजर्वेशन इन लोकसभा कह सकते हैं। और अनुच्छेद 331 है, जो एंग्लो इंडियन नामांकन से जुड़ा था, लेकिन अब ये एक ऐतिहासिक तथ्य बन चुका है क्योंकि इसे समाप्त कर दिया गया है। ठीक इसी तरह विधानसभा के कॉलम में अनुच्छेद 332 SC और ST आरक्षण देता है, यानी स्टेट रिजर्वेशन। और अनुच्छेद 333 एवं 334 विधानसभा में नामांकन और इन आरक्षणों की समय सीमा तय करते हैं। इस राजनीतिक प्रतिनिधित्व के अलावा समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा भी चाहिए। इसलिए इस ढांचे को सहारा देने के लिए 3 मजबूत स्तंभों यानी पिलर्स की कल्पना की जानी चाहिए। इस विजुअल में ये 3 स्तंभ हमारे राष्ट्रीय आयोग हैं। हाँ, पहला स्तंभ अनुच्छेद 338 है, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति यानी SC आयोग को स्थापित करता है। दूसरा स्तंभ, जिसे बाद में संविधान में जोड़ा गया, अनुच्छेद 338A है, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति यानी ST आयोग है। और तीसरा सबसे नया स्तंभ अनुच्छेद 338B है, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग यानी OBC आयोग है। इसके अलावा अनुच्छेद 349 और 340 जनजातीय क्षेत्रों पर संघ के नियंत्रण और पिछड़ा वर्ग की स्थितियों के अध्ययन के लिए आयोग बनाने से संबंधित हैं। वहीं अनुच्छेद 341 और 342 राष्ट्रपति को यह शक्ति देते हैं कि वे आधिकारिक रूप से SC और ST की सूचियों को अधिसूचित करें। यह पूरा ढांचा ये सुनिश्चित करने के लिए है कि विकास की मुख्य धारा से कोई भी वर्ग अछूता ना रहे। हर वर्ग को जोड़ने के बाद अब बात आती है उस धागे की जो पूरे देश को पिरोता है, और वो धागा है भाषा। हम भाग 17 राजभाषा पर आ गए हैं। छात्रों, स्लाइड पर कल्पना करनी है कि केंद्र में एक बड़ा चमकता हुआ पीला गोला है। यह अनुच्छेद 343 है, जिस पर स्टार लगा है। यह हिंदी राजभाषा यानी हिंदी ऑफिशियल को दर्शाता है, और इस केंद्र बिंदु से कई शाखाएं निकलकर अलग अलग दिशाओं में जा रही हैं। ये पीला गोला भारत की भाषाई विविधता और उसके वैज्ञानिक प्रबंधन को दर्शाता है। अनुच्छेद 343 स्पष्ट करता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। लेकिन भारत जैसे विशाल देश में केवल एक भाषा से काम नहीं चल सकता। इसीलिए उन शाखाओं को देखना जरूरी है। अनुच्छेद 344 से 347 तक भाषा आयोग, राज्यों की राजभाषा और 2 राज्यों के बीच संचार की भाषा के बारे में बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कार्यवाही मुख्य रूप से अंग्रेजी में होती है। इसे कोर्ट इक्वल टू इंग्लिश एंड रिस्ट्रिक्शन समझ सकते हैं। ऐसा इसलिए किया गया ताकि पूरे देश में कानूनी नजीरों और फैसलों में एक रूपता बनी रहे। इसके अलावा अनुच्छेद 350 और 350A ये अधिकार देते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत किसी भी भाषा में दे सकता है, और प्राथमिक शिक्षा बच्चे की मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए। अंत में अनुच्छेद 350B भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की बात करता है।
और 351 संघ को हिंदी भाषा के प्रचार और विकास का निर्देश देता है। भाषा के इस मधुर सफर के बाद अब हमें एक गंभीर विषय की ओर मुड़ना होगा। हाँ, दिमाग में एक दृश्य लाना है जहां अचानक से चारों तरफ अंधेरा हो गया है और केवल लाल रंग के चमकते हुए खतरे के संकेत दिख रहे हैं। ये भाग 18 है, आपातकाल यानी इमरजेंसी प्रोविजंस। इस लाइट का डार्क बैकग्राउंड होना ही इसकी गंभीरता को दिखाता है। छात्रों के लिए यहाँ एक सलाह है, इसे रटने की जरूरत नहीं, बस ये कहानी याद रखिए। ये कहानी एक राष्ट्र के अपने अस्तित्व को बचाने की कहानी है। आपातकाल देश की सुरक्षा के 3 अलग अलग स्तरों को दर्शाता है। पहला है अनुच्छेद 352, जो राष्ट्रीय आपातकाल है। जब देश पर युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का खतरा हो, तब इस वॉर इमरजेंसी का उपयोग होता है। इसके लगते ही देश का संघीय ढांचा एकात्मक हो जाता है। और इसके साथ अनुच्छेद 353, 354 और 355 जुड़ जाते हैं, जो केंद्र की शक्तियों को बढ़ा देते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि हर राज्य बाहरी आक्रमण से सुरक्षित रहे। इसके बाद आता है सबसे चर्चित, सबसे विवादित और 3 स्टार वाला अनुच्छेद 356, राष्ट्रपति शासन। जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र पूरी तरह फेल हो जाता है, जिसे हम स्टेट फेल कह सकते हैं, तब इसका प्रयोग होता है। इतिहास में इसका कई बार दुरुपयोग भी हुआ, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त किया। आपातकाल के दौरान नागरिकों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये अनुच्छेद 358 और 359 बताते हैं, जिनमें मूल अधिकारों का निलंबन शामिल है। और तीसरा स्तर है अनुच्छेद 360, वित्तीय आपातकाल या मनी इमरजेंसी, जो तब लागू होता है जब देश की वित्तीय स्थिरता या क्रेडिट खतरे में हो। अच्छी बात यह है कि भारत में आज तक कभी वित्तीय आपातकाल लगाने की नौबत नहीं आई। ये वो प्रावधान है जिन्हें कोई भी देश इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन एक सेफ्टी वॉल्व की तरह इनका होना बहुत जरूरी है। अब हम तेजी से आगे बढ़ते हैं भाग 19 और 20 की तरफ। भाग 19 में कुछ विविध प्रावधान है। अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपाल को उनके कार्यकाल के दौरान अदालती कार्रवाई से संरक्षण देता है। कोई भी पुलिस उन्हें पद पर रहते हुए गिरफ्तार नहीं कर सकती। और अनुच्छेद 361A और 361B मीडिया प्रकाशन सुरक्षा और अयोग्यता के बारे में है। अनुच्छेद 363 और 363A रियासतों के विवादों और उनके प्रिवी पर्स की समाप्ति से जुड़े हैं। अनुच्छेद 364 और 365 विशेष प्रावधान है। ध्यान देने वाली बात यह है कि 365 ये कहता है कि यदि कोई राज्य केंद्र का निर्देश नहीं मानता, तो यह माना जा सकता है कि वहां संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, और फिर वही अनुच्छेद 356 लगाने के लिए आधार बन सकता है। अंत में 366 और 367 संविधान में इस्तेमाल किए गए शब्दों की परिभाषाएं देते हैं। इसके तुरंत बाद एक बहुत बड़े मशीन के गियर या पहिए की कल्पना करनी है। यह भारी भरकम गियर भाग 20 को दर्शाता है। ये गियर पूरे संविधान का इंजन है। इसके बीचों बीच चमकता हुआ अनुच्छेद 368 लिखा है, संविधान संशोधन प्रक्रिया। इसे हम कॉन्स्टिट्यूशन एडिट बटन भी कह सकते हैं। बिल्कुल, कोई भी कानून या किताब पत्थर की लकीर नहीं हो सकती। समय बदलता है, समाज बदलता है और उसकी जरूरतें बदलती हैं। अगर संविधान में बदलाव करने का कोई रास्ता न हो, तो वो एक पुरानी और मृत किताब बनकर रह जाएगा। यह अनुच्छेद 368 ही है जो संसद को यह शक्ति देता है कि वो समय और परिस्थितियों के अनुसार संविधान को अपडेट कर सके, बिल्कुल एक मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर अपडेट की तरह। यही शक्ति भारतीय संविधान को एक जीवंत दस्तावेज यानी लिविंग डॉक्यूमेंट बनाती है। ये एडिट बटन सच में सबसे शक्तिशाली टूल्स में से एक है। अब हम इस महाकाव्य के एकदम आखिरी पड़ाव पर हैं। भारत के उस नक्शे की कल्पना करनी है जहां कुछ राज्यों पर विशेष रंग भरे हुए हैं। ये भाग 21 है, अस्थायी और विशेष प्रावधान। यहाँ अनुच्छेद 369 है जो कुछ समय के लिए अस्थायी शक्तियां देता है। फिर एक बड़ा चर्चित अनुच्छेद 370 आता है जिस पर स्टार लगा है। ये जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे के लिए था, लेकिन अब ये पूरी तरह से परिवर्तित हो चुका है। इसके बाद अनुच्छेद 371 से 371J की एक लंबी सीरीज है। छात्रों, इन नंबरों को रटने के बजाय इसका सार समझना जरूरी है। ये सीरीज नागालैंड, असम, मणिपुर, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे विभिन्न राज्यों की विशेष भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखने के लिए विशेष प्रावधान करती है। इसके बाद अनुच्छेद 372 और 372A पुराने कानूनों को तब तक जारी रखते हैं जब तक नए न बन जाएं, और 373 से 378A निवारक निरोध, न्यायालयों के कामकाज और CAG तथा लोक सेवा आयोग को सुचारू रूप से जारी रखने की बात करते हैं। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं अंतिम भाग 22 पर। यहाँ दिमाग में एक टाइमलाइन और अदालत में रखे हुए एक गैवल यानी जज के हथौड़े की छवि लानी है। ये टाइमलाइन संक्रमणकालीन प्रावधानों यानी अनुच्छेद 379 से 391 की है। जब देश ब्रिटिश राज से निकलकर अपनी नई संवैधानिक अव्यवस्था में ढल रहा था, तब उस गैप को भरने के लिए ये प्रावधान थे। अनुच्छेद 392 राष्ट्रपति को किसी भी शुरुआती कठिनाई को हटाने की शक्ति देता है। फिर इस महान किताब के मूल अनुच्छेद आते हैं। अनुच्छेद 393 इस पूरे दस्तावेज का नाम तय करता है, भारत का संविधान। अनुच्छेद 394 संविधान के लागू होने की तिथि यानी 26 जनवरी 1950 को अधिकारी बनाता है, और 394A हिंदी में प्राधिकृत पाठ की व्यवस्था करता है। अंत में उस जज के हथौड़े की बारी आती है। यह हथौड़ा है सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 395। यह अनुच्छेद 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम और 1935 के भारत सरकार अधिनियम को पूरी तरह से निरस्त करता है। इसे हम ओल्ड लॉ एंड और कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट कह सकते हैं।
ये हथौड़ा पुराने विदेशी शासन के हमेशा के लिए खत्म होने और एक संप्रभु गणतंत्र की आजाद शुरुआत की घोषणा करता है। क्या शानदार और रोंगटे खड़े कर देने वाला सफर रहा ये अनुच्छेद 301 से 395 तक का। बिल्कुल। अब अंत में हम एक फाइनल मेगा रिवीजन कर लेते हैं ताकि सारा ज्ञान समेट लिया जाए। जो सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद आज हमने समझे हैं उनके बुलेट पॉइंट्स कुछ इस तरह हैं। अनुच्छेद 301 फ्री ट्रेड की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 311 नौकरशाहों के लिए जॉब प्रोटेक्शन। अनुच्छेद 315 निष्पक्ष अधिकारियों को चुनने के लिए पीएससी। अनुच्छेद 324 लोकतंत्र का अंपायर इलेक्शन कमीशन। अनुच्छेद 326 हर नागरिक की ताकत वोटिंग राइट। अनुच्छेद 343 संघ की पहचान हिंदी ऑफिशियल। अनुच्छेद 352 देश की सुरक्षा के लिए नेशनल इमरजेंसी। अनुच्छेद 356 राज्य की विफलता पर प्रेसिडेंट रूल। अनुच्छेद 368 संविधान का इंजन अमेंडमेंट की शक्ति। अनुच्छेद 370 अब परिवर्तित हो चुका स्पेशल स्टेटस। और अंत में अनुच्छेद 395 आजादी की मुहर ओल्ड एक्ट। एंड इस पूरी चर्चा को समाप्त करने से पहले श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक बात है, ये आखिरी 95 अनुच्छेदों का हिस्सा केवल कानूनी नियमों की कोई नीरस सूची नहीं है, इसे एक नए आजाद देश का ऑपरेटिंग सिस्टम मानिए। बेहतरीन दृष्टिकोण है ये। हाँ, ये सिस्टम देश को रोजमर्रा में सुचारू रूप से चलाता है, आपातकाल जैसे वायरसों से रक्षा करता है और संशोधनों के जरिए भविष्य के लिए खुद को अपग्रेड करता है। छात्रों, खुद से ये सोचने का प्रयास करें कि यदि अनुच्छेद 368 यानी संविधान में संशोधन करने की ये शक्ति नहीं होती तो क्या आज का भारत तेजी से बदलती हुई दुनिया और टेक्नोलॉजी के साथ तालमेल बिठा पाता? क्या हमारा ये संविधान इतने सालों बाद भी समय की कसौटी पर खरा उतर पाता? दोस्तों, हमने अनुच्छेद 1 से 395 तक के लगभग सभी एग्जाम ओरिएंटेड और सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को कवर कर लिया है। अगर आपको लगे कि कुछ आर्टिकल्स हमने डिटेल में नहीं बताए या स्किप कर दिए तो उसका एक ही कारण है, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतने महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए कमेंट में आकर ये मत लिखना कि सर मैम ये आर्टिकल क्यों छोड़ दिया, क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ उसी पर है जो सच में एग्जाम में पूछा जाता है। याद रखिए, स्मार्ट स्टडी वही है जिसमें कम पढ़कर भी सही चीज पढ़ी जाए। बाकी अगर ये क्लास आपके काम आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सीरीज को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में एक और जबरदस्त ट्रिक के साथ।